सुमन अपनी सास शांति के साथ घर के बाहर आंगन में बैठकर सब्जी बेच रही होती है। तभी वहां किसी काम से सपना बाहर आती है और वो लोग देखते हैं कि नौकरानी के आते ही आशा उन्हें जताते हुए अपनी नौकरानी को सुना रही है। अब आई है। मैंने तुझे बोला था ना आज घर में सुनार आ रहा है, फिर भी इतना लेट आई है। जानती है ना 4 महीने बाद मेरा 50वां जन्मदिन आ रहा है। उनका अगर 50वां जन्मदिन आ रहा है तो हमें क्यों सुनाकर बोल रही है? अब कुछ ही देर में शांति ठेले पर सब्जी रखती है और उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। तो वहीं आशा के घर सुनार आता है और आशा अपने लिए महंगे गहने देखती है। आप दाम की चिंता मत कीजिए, बस मुझे अच्छे गहने दिखाइए। मेरा 50वां जन्मदिन है, मैं खुद को गहने गिफ्ट करना चाहती हूँ और अपनी गरीब बहन उर्फ देवरानी को दिखाना भी चाहती हूँ। जब आशा गहने देख रही होती है तो उसकी नौकरानी जो उन दोनों के लिए चाय लाती है, चाय देकर वहीं नीचे बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ सिलाई का सामान खरीदने मार्केट जाती है और वहां उनकी मुलाकात आशा से होती है। अरे तीनों सास बहू मार्केट में। सुमन बहू फिर सिलाई का सामान लेने आई हो क्या? अगर सिलाई का ही सामान लेना था तो अकेली आ जाती। बहू हम दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े मॉल हैं और बड़े लोग हैं। अब तीनों सास बहू वहां से दूसरी तरफ जाती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, उनके पास सब कुछ है फिर भी हमें हर चीज का शो ऑफ क्यों करती हैं? कहने को दोनों जुड़वा बहन है पर जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। इतना बोल सपना, शांति, सुमन मार्केट से कुछ प्लेन कपड़े और सिलाई का सामान घर लेकर आते हैं। तो वहीं आशा को मॉल के महंगे कपड़े पसंद नहीं आते। वो मॉल के शीशे के सामने खड़ी होकर ड्रेस लगा लगा कर देखती है। मेरा 50वां जन्मदिन है, मेरे बेटे बहू शहर से आएंगे स्पेशल मेरे लिए। अब क्या मैं अपने बहू बेटे को ऐसे कपड़े दूंगी या अपने बर्थडे पर खुद ऐसे कपड़े पहनूंगी? मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अगर मैडम आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आप किसी डिजाइनर से अपने लिए कपड़े डिजाइन करवा लीजिए। वैसे भी आपका 50वां जन्मदिन है। आशा को दुकानदार का आइडिया काफी पसंद आता है और कुछ ही देर में आशा घर पहुंचती है, जहां वो उन तीनों सास बहू को भी घर में जाते हुए देख सुनाना शुरू कर देती है। बेचारे कुछ गरीब लोग इतने सस्ते कपड़े लाकर बहू से सिलवा लेते हैं कि क्या बताऊं। वैसे हम दोनों देवरानी जेठानी के साथ ही जुड़वा बहन भी हैं। हम दोनों का ही 50वां जन्मदिन है, पर लगता नहीं कि इस बार भी तुम अपना 50वां जन्मदिन मना पाओगी। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने घर डिजाइनर बुलवाऊंगी और अपने 50वें जन्मदिन पर डिजाइनर कपड़े पहनूंगी। अच्छी बात है मौसी जी कि आप अपने 50वें जन्मदिन पर इतने महंगे कपड़े पहनोगी, पर हमें सुनाने की जरूरत नहीं। सपना आशा को सुनाकर अपने परिवार के साथ घर में जाती है। शांति अपने कमरे में जाकर बैठकर अपने पति की फोटो देखकर रोने लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? देखिए कैसे मेरी बहन हर वक्त मुझे सुनाती है। अगर आज आप होते तो वो मुझे सुना नहीं पाती। अपनी सास को रोता देख गेट पर खड़ी सपना को बहुत बुरा लगता है। तो वहीं सुमन को भी जब भी 5 मिनट 10 मिनट खाली समय मिलता है तो वो प्रेगनेंसी में भी अपने कमरे में जाकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है और कस्टमर के कपड़े सिलती है। तो वहीं सपना अपने कमरे में बैठी अपने पति से कहती है, मौसी जी और माँ जी दोनों ही जुड़वा बहन हैं। अगर मौसी जी का 50वां जन्मदिन है तो माँ जी का भी तो 50वां जन्मदिन होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो पापा जी की फोटो को देखकर रोती हैं। वो किसी से बात भी नहीं करती, सब्जी बेचने के लिए बाजार जाती हैं और वापस आ जाती हैं। हम ऐसा क्या करें कि उनके चेहरे पर खुशी आ जाए? ये तो मैं भी नहीं जानता। जब से पापा गए हैं तब से माँ ऐसे ही अकेले उदास रहती है। पवन से बात करके भी सपना को समझ नहीं आता कि वो अपनी सास के चेहरे की खुशी कैसे लाए। सुबह होते ही एक बार फिर शांति सब्जी बेचने के लिए बाजार जाती है और सुमन भी सिलाई मशीन लेकर आंगन में सब्जी बेचने के लिए बैठ जाती है। दीदी आप कितनी मेहनत करती हैं, इतनी धूप और गर्मी में भी घर के बाहर बैठी हैं और ऐसी हालत में सिलाई कर रही हैं, साथ में सब्जी भी बेच रही हैं। आखिर आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? सपना मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। 1 महीने बाद ही माँ जी का भी 50वां जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें एक बहुत अच्छी ड्रेस गिफ्ट करूँ। वैसे भी पापा जी का सपना था कि माँ जी का 50वां जन्मदिन वो इतने अच्छे से मनाए कि मौसी जी बस देखती रह जाएं। पापा जी का सपना? कैसा सपना दीदी? सुमन सिलाई करते हुए सपना को सब बताती है। जब माँ जी का 48वां जन्मदिन था तब तक पूरा परिवार एक साथ था, पर मौसी जी ने चालाकी से माँ जी के हिस्से की प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली और अपने आलीशान बर्थडे पार्टी के साथ उन्होंने हम सबको घर से भी बाहर निकाल दिया। तब पापा जी ने मौसी जी से कहा था कि वो माँ जी का 50वां जन्मदिन इतने अच्छे से मनाएंगे कि मौसी जी बस देखती रह जाएंगे। पर पापा जी तो ये सदमा ही बर्दाश्त ना कर सके और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया और अब
माँ जी का 50वां जन्मदिन आ रहा है, इसलिए माँ जी और ज्यादा उदास रहने लगी हैं, क्योंकि उन्हें पापा जी की याद आती है। लो, माँ जी आ गई। बहू, ठेले की कुछ सब्जियां खत्म हो गई हैं, ठेले पर थोड़े से मिर्च, नींबू और टमाटर भी रख देना, शाम होने को है, बाजार भी जाना है। माँ जी, क्या आज मैं भी आपके साथ चलूं? शांति सपना की बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ ही देर में शांति जब ठेला लेकर बाजार के लिए निकलने लगती है तो सपना भी अपनी सास के साथ बाजार जाती है। सभी सब्जी वाले आवाज देकर ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे थे, पर शांति आराम से बैठी थी और जब ग्राहक उसके पास आते तो वो सब्जी देती। ये देख सपना को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी जेठानी की बात याद आती है, जिसके बाद वो ग्राहकों को आवाज देकर जमा करने लगती है। सिर्फ 20 रुपए किलो टमाटर, आओ छांटो छांटो। बहन, जरा 2 किलो टमाटर करना। और तुम शांति बहन की बहू हो क्या? अच्छा हुआ जो तुम भी सब्जी बेचने के लिए आ गई, वरना शांति बहन तो चुपचाप बैठी रहती है। सब्जी बिकी तो भी सही, नहीं बिकी तो भी सही। जब भाई साहब जिंदा थे तो सबसे ज्यादा भीड़ होती थी उनके पास, पर अब देखो। उस औरत की बात को सुनकर सपना उसको 2 किलो टमाटर देती है और इसी तरह जोर जोर से आवाज देती है, जिस वजह से उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ हो जाती है और दोनों सास बहू मिलकर सारी सब्जियां बेचकर घर आती है और पवन विनोद को ले जाकर कुछ पैसे सपना अपने कमरे में सिलाई कर रही सुमन को देती है और अपने पूरे परिवार से कहती है, कुछ दिनों में माँ जी का बर्थडे है, हमें पैसे जमा करने हैं ताकि उनका बर्थडे अच्छे से मनाया जा सके। पवन जी, आप अभी से ही रोज थोड़ा थोड़ा सामान लाना शुरू कर दो ताकि हम घर को भी डेकोरेट कर सके। पापा तो हमारे बीच है नहीं, पर उनका सपना अब उनकी सब्जी बेचने वाली बहुएं ही पूरी करेंगी, क्यों? हाँ, सही कहा भाई। इस तरह पूरा परिवार मिलकर शांति के जन्मदिन की प्लानिंग करते हैं। वहीं शांति कमरे में अपने पति की फोटो देखकर रो रही होती है। समय गुजरता है और सुमन सपना के साथ मिलकर पैसे जमा करने के लिए कई काम करती है। सपना सुबह सास के साथ सब्जी बेचने जाती है तो वहीं घर के काम निपटाने के बाद सुमन कढ़ाई वाले पीस बनाती है और जब रात में सपना आ जाती है तो वो खाना बनाती है और सुमन अपने कमरे में बैठकर ही अपनी सास के लिए एक डिजाइनर ब्लाउज तैयार करती है, जिस पर अपने हाथों से मोती सितारे टांगती है और साड़ी के किनारों में लेस लगाती है और साड़ी के किनारों में कपड़ों के ही फूल बनाकर साड़ी को सजाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और शाम को दोनों भाई कुछ सामान लाते हैं, जहां सपना कढ़ाई वाले पीस बना रही थी और सुमन सिलाई कर रही थी। सपना, सुमन, हम देखो ये लाइट्स और गुब्बारे लाए हैं, जन्मदिन से पहले फूल ले आएंगे और ये थोड़ा राशन भी है। ठीक है, अब धीरे धीरे सब जमा हो जाएगा, काफी पैसे हो गए हैं। वहीं आशा डिजाइनर को घर बुलाकर अपने लिए रेडीमेड लहंगा साड़ी बनवाती है और ये सब कुछ उनकी नौकरानी देख रही होती है। देखते ही देखते जन्मदिन का दिन आ जाता है और उस दिन आशा घर के बाहर आकर सबको शो ऑफ करती है। आज तो मेरे बेटे बहू भी शहर से आ रहे हैं, पता नहीं मेरे लिए कितना महंगा गिफ्ट लेकर आएंगे। अगर देवजी जिंदा होते तो शायद आज तुम्हारा भी जन्मदिन मन जाता। इतना बोलकर आशा घर में चली जाती है। कुछ देर में उसके शहर से अमीर बेटा बहू गाड़ी से घर आते हैं और बाहर जन्मदिन के लिए सजावट भी हो रही होती है। ये देख शांति के बहू बेटे दुखी हो जाते हैं, पर वो हार नहीं मानते और अपने हाथों से पूरा घर सजाते हैं और घर के बाहर एक टेबल का इंतजाम करते हैं। घर के बाहर फूल माला और लाइट, घर के बाहर अब सब कुछ जगमगा रहा होता है। कुछ ही देर रात में रात होती है और सुमन अपनी सास को अपने हाथों की बनाई साड़ी गिफ्ट करती है। माँ जी, पापा जी हमारे बीच नहीं है, पर उनकी बहुत बातें मुझे याद हैं, इसीलिए हम सब ने मिलकर आपका बर्थडे प्लान किया है। चलिए, बाहर आपका केक तैयार है और जल्दी से ये साड़ी पहन लीजिए। बहू, तुमने ये साड़ी बिल्कुल वैसे बनाई है जैसे तुम्हारे ससुर जी मुझे देना चाहते थे। इतना बोल शांति अपनी बहू की दी हुई साड़ी पहनकर बाहर केक काटने के लिए आती है और सजावट देख काफी खुश होती है। गरीब परिवार खुश हो रहा होता है कि तभी आशा रोती हुई अपने घर के बाहर आती है। बहू, मुझे नहीं पता था कि मैंने जिस नौकरानी को घर में साफ सफाई के लिए रखा है वो ऐसी निकलेगी। उसने ना सिर्फ मेरे गहने बल्कि मेरी जन्मदिन वाली ड्रेस भी चोरी कर ली। अब मैं क्या करूं? माँ, इसीलिए कहते हैं हम हमारे साथ शहर चलो, पर आपको तो आपके गांव की प्रॉपर्टी ज्यादा प्यारी है। मौसी जी, अब बाहर वालों को अपने घर की तिजोरी दिखाओगे तो चोर तो चोरी ही करके जाएगा ना। बहू, ऐसा मत बोल, वो जैसी भी है मेरी बहन है। आशा तू हर साल अपना जन्मदिन मनाती है, इस साल भी मनाएगी, और जो सामान चोरी हो गई उस पर रोना कैसा? हम भी तेरा ही परिवार है, भले ही तूने हमारे साथ चालाकी की हो, पर तू हमेशा मेरी बहन ही रहेगी। शांति अपनी बहन को अपने साथ लेकर आती है और दोनों बहन एक साथ केक काटती हैं
और एक दूसरे को खिलाती हैं। शिल्पा अपनी सास से कहती है, माँ जी अब भी मौका है, लालच करना छोड़ दीजिए, आपके लालच का ही फल आपको मिला है। मौसी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चोर को ढूंढ के रहूंगा। पवन इतना कहता ही है कि वही नौकरानी सारा सामान लेकर आती है और उससे माफी भी मांगती है। इतना सारा सामान देखकर बस थोड़ा सा लालच आ गया था, पर मेरे जमीन ने मुझे एहसास दिलाया मैं गलत कर रही हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपका सामान आपको लौटा दिया, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। तुम जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना और शांति, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने धोखाधड़ी से तुम्हारा हिस्सा भी तुमसे छीना, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। आज मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और शांति उसे माफ कर देती है और उससे उसकी ड्रेस पहनकर आने को कहती है। आशा बर्थडे ड्रेस पहनकर आती है। फिर सब आशा के घर मिलकर जन्मदिन का डिनर एंजॉय करते हैं। ससुराल के पहले फंक्शन पर जेठानी का खानदानी, देवरानी का स्टाइलिश लहंगा। शाम के समय रजनी बाजार से थकी हारी लौटती है। तभी उसकी बड़ी बहू आशा उसके लिए गरम गरम चाय पकौड़े लेकर आती है। चाय की खुशबू जैसे ही रजनी की नाक में पड़ती है तभी वो खुश होकर कहती है, अरे वाह बहू, तू तो बिना कहे ही दिल की बात समझ जाती है। इतनी समझदार कब से हो गई तू? माँ जी मैं तो हमेशा से ही समझदार हूँ, आपने ही अब नोटिस किया है। खैर आप चाय पकौड़ों का मजा लीजिए। रजनी चाय का कप उठाती है और चाय पीने की जगह कप को ही घूर घूर कर देखने लगती है। उसी समय रजनी की छोटी बहू रिया भी वहां आ जाती है। बड़ी बहू एक बात तो बता, तू ये नया कप कब ले आई? माँ जी ये कप नया नहीं बल्कि पुराना ही है, वो बस मैंने इसे अच्छे से डिजाइन कर दिया है तो ये बिल्कुल नया जैसा शाइन कर रहा है। ओहो जेठानी जी, आप भी क्या कबाड़ में फेंकने की पुरानी चीजों को संभालने लायक बनाती रहती हो? पुराना नहीं एंटीक कप है ये, इसमें एक भी क्रैक नहीं है, तो भला क्यों इसे कबाड़ में फेंकती? ताकि घर में नई और स्टाइलिश चाय की क्रॉकरी आ सके। कब तक इस पुराने कप में चाय पिलाती रहोगी आप लोगों को? तुम्हें नहीं पीनी इस कप में चाय तो मत पियो, लेकिन दूसरों को तो मत रोको कम से कम। अरे अच्छी खासी बैठी थी, तुम दोनों की बकबक से सिर दर्द होने लग गया मेरा। अब चली जाओ यहाँ से, शांति से चाय पीने दो मुझे। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को घूरते हुए वहां से निकल जाती हैं। हर घर की तरह रजनी के घर में भी जेठानी देवरानी के बीच नोकझोंक हुआ करती, क्योंकि जहां आशा को क्लासिक और एंटीक चीजों का शौक था तो वहीं रिया को स्टाइलिश रहना अच्छा लगता था। एक और आशा पुरानी और एंटीक चीजों को संभाल कर अच्छे से रखती तो वहीं रिया उन्हें फेंक कर कुछ नया और स्टाइलिश ले आया करती। एक रोज दोनों ही शॉपिंग करके लौटती हैं। ले संजय, आ गई तेरी भाभी मेरे पैसे उड़ाकर। हाँ तो मेरे पैसे कौन से सुरक्षित हैं? इसने भी भाभी को कंपटीशन देने में पैसों का नुकसान ही किया होगा। आप दोनों चाहे जितने ताने दे लीजिए, लेकिन हमें खर्चा करने से रोक नहीं सकते। हाँ तो ये बता कि पैसे खर्च करके क्या खास लाई हो तुम दोनों? माँ जी अब की ना आपने मुद्दे की बात, ये देखिए मैंने पूरे 5,000 में ये स्टाइलिश और ट्रेंडी साड़ी ली है। रिया साड़ी निकालकर रजनी को दिखाने लगती है तो वहीं आशा भी अपनी लाई हुई साड़ी रजनी को दिखाकर कहती है, माँ जी उसे छोड़िए, आप ये देखिए बिल्कुल रॉयल और क्लासिक फैशन की साड़ी। आपको पता है कि इसकी खास बात ये है कि इसे चाहे आप पहनो या मैं, दोनों पर ही परफेक्ट खिलेगी। सच में बहू ये तो बहुत अच्छी है। अरे क्या खाक अच्छा है, भला एक स्टाइल की साड़ी 2 उम्र के लोगों पर कैसी अच्छी लग सकती है? मुझे तुमसे ज्यादा फैशन की समझ है। तुम्हारी तरह स्टाइलिश दिखने के चक्कर में मैं खरीदारी नहीं करती। ये जो तुमने साड़ी ली है ना, 2 बार से ज्यादा पहन नहीं पाओगी इसे। जेठानी जी मुझे फैशन की सलाह आप ना ही दें तो अच्छा है। अब लगता है इनकी बहस तो लंबी चलेगी। हाँ भैया चलिए हम थोड़ा टहल कर आते हैं, इनका इलाज तो माँ ही करेंगी। देवरानी जेठानी की बहस देखकर दोनों भाई साइड से निकल जाते हैं तो वहीं रजनी अपने दोनों हाथों से दोनों का मुंह बंद करके कहती है, जब फैशन का इतना ज्ञान भरा पड़ा है दिमाग में तो दोनों फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन गई? शादी करके यहाँ आ गई मेरा दिमाग खाने, इससे पहले कि मैं अपना सर नोचने लगूं। जाकर रसोई संभालो चलो। ठीक है माँ जी। दोनों देवरानी जेठानी अपनी साड़ियां लेकर अपनी सास के सामने से 9-11 हो जाती हैं। बीतते समय के साथ फैशन को लेकर दोनों देवरानी जेठानी की नोक-झोंक यूं ही बरकरार रहती है। एक रात दोनों टेबल पर खाना लगा रही होती हैं, तभी घर में अपने सास ससुर को न देखकर आशा कहती है, ये माँ जी पापा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ भाभी, वो अगले हफ्ते माँ पापा की शादी की सालगिरह है ना, तो उसके फंक्शन के लिए माँ पापा को मनाने के लिए आइसक्रीम खिलाने लेकर गए हैं। अरे वाह, पापा जी तो बहुत रोमांटिक हैं, कुछ सीखो उनसे। अच्छा, जब माँ जी की शादी की सालगिरह का फंक्शन है तो पार्टी शानदार होगी।
पार्टी का बाद में सोचना, पहले खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। आशा सभी को खाना परोसती है और चारों सालगिरह की बात करते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन दोनों जेठानी देवरानी सास की सालगिरह के फंक्शन में पहनने के लिए कपड़ों को लेकर बातचीत करते हुए कहती हैं। हमारा ये ससुराल में पहला फंक्शन होगा तो हमें कुछ हटके, कुछ अनोखा पहनना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, ये माँ जी का खास दिन है, उन्हें ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। जेठानी जी, हम भी तो माँ जी की बहुएं हैं, तो माँ जी के बाद तो हम ही पार्टी में सबसे बेहतर दिखने चाहिए ना। हाँ तो फिर चलते हैं शॉपिंग करने। इस बार साड़ी नहीं, अच्छा सा सूट या लहंगा खरीदेंगे। जेठानी जी, ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। दोनों की बातचीत चली रही होती है कि तभी रजनी एक बड़ा सा बैग लेकर कमरे में आती है। उसकी दोनों बहुओं की नजर उस बैग पर ही टिकी होती है। तभी रजनी कहती है, अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? तुम्हें मारने के लिए बम नहीं लाई हूँ इसमें। हाँ तो माँ जी, क्या है इसमें? इसमें पुश्तैनी लहंगा है जो मैं तुम दोनों को देने के लिए लाई हूँ। देखो, वैसे तो लहंगा थोड़ा पुराना है लेकिन पुश्तैनी है, और तुम दोनों का ससुराल में पहला फंक्शन है तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम में से कोई भी ये लहंगा पहनेगा। तो वैसे माँ जी, हम दोनों सोच ही रहे थे कि फंक्शन में क्या पहने, तभी आप आ गई। हाँ तो अब देख लेना कि ये लहंगा किसको पहनना है, और हाँ, हर बार की तरह लड़ने मत लगना। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। तो उसके जाते ही दोनों खुशी खुशी तेजी में बैग से लहंगा निकालती हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। ये पुश्तैनी लहंगा मुझे बाबा आदम के जमाने का क्यों लग रहा है? अरे धीरे बोलो, माँ जी ने सुन लिया तो गुस्से में तिलमिलाती हुई यहाँ आ जाएंगी। हाँ तो और क्या कहूँ, इस बरसों पुराने लहंगे के लिए हम दोनों लड़ेंगे? कभी नहीं। अरे इतना भी खराब फैशन सेंस नहीं है हमारा। कह तो सही रही हो, लेकिन माँ जी ने बहुत प्यार से ये पुश्तैनी लहंगा हमें पहनने को दिया है। अगर हम में से कोई नहीं पहनेगा इसे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जेठानी जी, क्या हो गया है आपको? अरे इसे पहनकर फंक्शन में मुझे अपनी जगहसाई नहीं करवानी। इसे वापस बैग में डालो और रख दो कोने में। कुछ भी बोल रही हो तुम। एक काम करते हैं, दोनों इसे एक बार पहनकर देखते हैं, क्या पता पहनने के बाद ही अच्छा लगे। बहुत खराब आइडिया है जेठानी जी। अरे ये देखने में ही इतना बकवास लग रहा है। अगर हमने पहन लिया तो किसी बंजारन से कम नहीं लगेंगे। अरे मुझे नमूना बनने का कोई शौक नहीं है। ये बड़बड़ाते हुए रिया वहां से चली जाती है। तो वहीं आशा लहंगा उठाकर शीशे के सामने जाकर अपने ऊपर रखकर देखती है तो उसका मुंह भी बन जाता है। फंक्शन का दिन करीब आने लगता है। जहां रिया फंक्शन में सबसे सुंदर दिखने के लिए डिजाइनर से स्टाइलिश लहंगा सिलवाने को देती है तो वहीं आशा उस पुश्तैनी लहंगों को पहनने लायक बनाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो सबसे पहले लहंगे को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजती है, जिससे उसका रंग ढंग से निखर कर आता है। फिर लहंगे की बिखरी हुई लेस को ढंग से लगाती है। अब फंक्शन का दिन आता है। घर का साज सजावट बहुत अच्छे से की जाती है। रजनी के सारे रिश्तेदार और सहेलियां उस फंक्शन में आते हैं। रजनी और उसका पति अच्छे से तैयार होकर पार्टी में आते हैं तो वहीं रिया भी अपना स्टाइलिश लहंगा, जो कि बैकलेस और स्लीवलेस होता है, उसे पहनकर पार्टी में आती है, जिससे सभी उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ, तभी सब इस तरह देख रहे हैं। वैसे सभी आ गए हैं, जेठानी जी कहाँ रह गई हैं? रिया आशा को ढूंढने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। तभी आशा अपनी सास का दिया पुश्तैनी लहंगा पहनकर बाहर आती है और सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं, क्योंकि आशा ने उस पुराने लहंगे को अपने क्लासिक गहनों और मेकअप के साथ इतनी अच्छी तरह पहना था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो लहंगा पुराना है। अरे वाह बहू, ये लहंगा तो तुझ पर बहुत जच रहा है। बिल्कुल, ये तो लग ही नहीं रहा कि इतना पुराना पुश्तैनी लहंगा है। माँ जी, पापा जी, मैंने तो बस इस पुश्तैनी लहंगे को अपने हिसाब से पहना है। फंक्शन में आए सभी लोग आशा और उसके लहंगे की तारीफ करते हैं तो वहीं रजनी की कुछ सहेलियां रिया को देखकर मुंह बनाते हुए कहती हैं, सही कहते हैं कि दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं। जब रजनी की बहुओं को ही देख लो, बड़ी बहू कितनी सुंदर लग रही है पुश्तैनी लहंगे में। पुश्तैनी लहंगा है ऐसा तो लग ही नहीं रहा है, और वहीं छोटी बहू को देख लो, ऐसा लहंगा पहनकर घूम रही जिसमें आधे से ज्यादा बदन दिख रहा है। वही तो, इससे अच्छा तो साड़ी पहन लेती। अरे जो पहने हमें क्या करना। उनकी ये बातें सुनकर रिया बहुत उदास हो जाती है। आशा की नजर जब रिया पर पड़ती है तो वो उसे उदास देखकर साइड में ले जाती है। तब रिया उसे सब बताते हुए रोने लगती है। मैंने मन से इतना महंगा स्टाइलिश लहंगा बनवाया, लेकिन ये सब सुनने को मिला। इससे अच्छा तो मैं पुश्तैनी लहंगा ही पहन लेती। अरे इस तरह उदास नहीं होते, तुम चलो मेरे साथ। आशा अपने साथ साथ उसे अपने कमरे में ले जाती है और अलमारी से उसे अपना सुंदर सा लहंगा देकर पहनने को कहती है। कुछ ही देर में दोनों पार्टी में वापस आते हैं। अब भी लोगों की नजरें रिया को देखती हैं, लेकिन अजीब तरह से नहीं। पूरा परिवार मिलकर सालगिरह का केक कट करता है और फिर सभी फंक्शन को अच्छे से एंजॉय करते हैं। इस फंक्शन के कारण रिया को समझ आ गया था कि फैशनेबल और स्टाइलिश रहना अच्छी बात है, लेकिन कपड़े जगह और माहौल देखकर ही पहनने चाहिए।